28 अक्टूबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का प्रश्न है तो वह भारत में दिखाई देगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण आश्विन पूर्णिमा शनिवार को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका में भी दिखाई देगा। खंडग्रास के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले यह ग्रहण 28 अक्टूबर को अर्धरात्रि के बाद यानी कि 1:05 से आरंभ होगा और सुबह 27:23 यानी कि 3:23 पर यह समाप्त हो जाएगा मित्रों। और ग्रहण की यदि सूतक काल की बात की जाए तो इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 को सायं 4:23 से आरंभ होगा और धर्म शास्त्रानुसार सूतक काल में भोजन आदि ग्रहण करना निषिद्ध माना जाता है, इसीलिए किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिक दूरी पर होता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचने से पूर्ण रूप से नहीं रुक पाता, बल्कि थोड़ा पृथ्वी की छाया से रुक जाता है और थोड़ा नहीं रुक पाता है, तो इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि इसमें चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया की कुछ हिस्सों पर पड़ती है और शेष जगह पर सूर्य का प्रकाश नजर आता है। यह ग्रहण इस कारण ज़्यादा लंबी अवधि का भी नहीं होता है मित्रों। अब देखते हैं कि चंद्र ग्रहण 2023 का सूतक काल 9 घंटे पूर्व शुरू होता है। यदि हम सनातन धर्म की बात करें तो उसके अनुसार चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सूतक काल उस अवधि को कहा जाता है जो चंद्र ग्रहण के स्पर्श के समय से यानी कि चंद्र ग्रहण के लगने से लगभग 3 प्रहर पूर्व अर्थात लगभग 9 घंटे पूर्व शुरू होती है। इस दौरान मूर्ति पूजा, मूर्ति स्पर्श, मंदिरों में जाना आदि कार्य तथा किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, संस्कार आदि भी नहीं किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण 2023 इसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ने वाला है मित्रों। अक्टूबर महीने में चंद्र ग्रहण शुक्ल पक्ष में लगेगा। अक्टूबर माह में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण आश्विन मास में पड़ेगा, इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। चीन और ईरान, भारत आदि देशों में चिकित्सा उद्योग से जुड़े लोगों को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। आग, बंदूक, गैस आदि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ परेशानियों या हिंसक दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, पंजाब आदि जैसे राज्यों में हिंसक दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है मित्रों। इस चंद्र ग्रहण के अश्विनी नक्षत्र में स्थित होने के का परिणाम स्वरूप इस अवधि में डॉक्टरों और व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने पेशे में मंदी का अनुभव हो सकता है। यह चंद्र ग्रहण शनिवार के दिन पड़ेगा। ऐसे में इस पर शनि का शासन है, इसीलिए मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपना काम पूरा करने में परेशानी हो सकती है या आशंका है कि उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़े। देश के कई इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ सकती है। हालांकि इस दौरान उन लोगों को फायदा होगा जो तांबा, चावल, अरंडी, काली मिर्च, सरसों आदि का काम करते हैं मित्रों। यह ग्रहण खंडग्रास के रूप में लगभग 1 घंटा 16 मिनट तक रहेगा और इसकी उपछाया की अवधि 4 घंटे 23 मिनट के आसपास होगी। इस ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की दोपहर 4 बजे से शुरू होगा और रात्रि 2:24 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा, इसीलिए इस राशि और इस नक्षत्र के लोगों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है मित्रों। यदि ज्योतिष के दृष्टि से देखा जाए तो जिस दिन और जिस समय यह चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय गुरु और राहु एक साथ युति कर रहे होंगे तथा शनि मंगल
सूर्य आदि की इन पर दृष्टि होगी, इसीलिए यह ग्रहण अनिष्टकारी साबित हो सकता है। इसके चलते दुनिया भर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और अकाल जैसे हालत भी हो सकते हैं। दूसरी ओर भारत को विदेशी देशों संघर्ष या प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। इसी कड़ी में देखते हैं ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में होगा, अतः अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक अशुभ फल प्रदायक रहेगा। विभिन्न राशि वालों के लिए ग्रहण का फल ग्रंथों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बात करें तो मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य एवं अन्य मामलों में अनुकूल फलप्रद नहीं है। यह ग्रहण मेष राशि में होने के कारण इसे कष्टदायक माना जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक हानि एवं व्यय में वृद्धि करने वाला माना जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए इस ग्रहण का अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है, इससे लाभ में वृद्धि की संभावना है मित्रों। कर्क राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण शुभ माना जा रहा है, सुख में वृद्धि कारक रहना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ फलदायक नहीं है, मान अपमान की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण उनकी जन्म राशि से 8वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य एवं आर्थिक मामलों में कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। तुला राशि वालों के लिए जन्म राशि से 7वें भाव में होने के कारण जीवन साथी के संबंध में अशुभ फलदायक प्रतीत हो रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख में वृद्धि कारक है। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण चिंता बढ़ाने वाला प्रतीत हो रहा है। मकर राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण शुभ नहीं है, उनके लिए यह कष्टदायक हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए इस ग्रहण के शुभ परिणाम संभावित है, धन लाभ की उम्मीद की जा सकती है। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण हानि में वृद्धि कारक प्रतीत हो रहा है, निवेश करते समय ध्यान रखने की आवश्यक है। अथवा मीन राशि वालों के लिए यह भी सलाह दी जाती है कि वो किसी प्रकार के निवेश करने से फिलहाल कुछ समय तक बचे। अब देखते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। ग्रहण के दौरान हिंदू धर्मावलंबियों के लिए उनके कर्तव्यों के संबंध में धर्मशास्त्र में स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। ग्रहण के आरंभ से पूर्व स्नान करना चाहिए और उसके पश्चात देव स्नान, पूजन अर्चन, जप आदि कार्य संपन्न करने चाहिए। ग्रहण के पर्व काल में देव पूजा, जप, हवन, दान, तर्पण, श्राद्ध आदि का अधिक महत्व बताया गया है। ग्रहणावधि में तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। यही कारण है कि प्रयागराज, हरिद्वार आदि तीर्थों पर ग्रहण के दौरान स्नानार्थियों की भीड़ अधिक रहती है। जो साधक किसी मंत्र के जप से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें ग्रहण के दौरान करने से अधिक लाभ मिलता है। यहाँ तक कि गुरु से प्राप्त मंत्र का भी जप ग्रहणावधि में किया जा सकता है। ग्रहण की समाप्ति के उपरांत पुनः स्नान करना चाहिए तथा देव स्नान, पूजन अर्चन आदि कृत्य करना चाहिए। मित्रों, धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी व्रत पर्व से संबंधित अनुष्ठान पर सूर्य या चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल उपाक्रम को छोड़कर शेष किसी व्रत पर ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए सत्यनारायण व्रत, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, होलिका दहन के साथ साथ अमावस्या स्नान, दान, वट सावित्री व्रत, दीपावली, घट स्थापन आदि संबंधित क्रियाकलापों पर ग्रहण के सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। धर्म शास्त्र में इस संबंध में केवल इतना ही कहा गया था कि व्रत पर्व से संबंधित पूजा अनुष्ठान के समय यदि ग्रहण लगा हुआ हो या ग्रहण भेद हो तो स्नान करके ही पूजा करनी चाहिए और पकवान श्रित स्नान कर वहाँ प्रयोग न किया जाए।
सर्वेखामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शन स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत श्रुतमन्नं विवर्जयेत्। ग्रस्तात चंद्र ग्रहण के उपरांत दिन के व्रत पर्व से संबंधित था। ग्रस्तात सूर्य ग्रहण के उपरांत प्रदोष आदि काल में किए जाने वाले व्रत पर्व संबंधी क्रियाकलाप पूजा पाठ आदि स्नान करके किए जा सकते हैं। इस प्रकार दीपावली के दिन यदि सूर्य ग्रतास्त हो तो प्रदोष काल में स्नान करने के बाद लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। ग्रहण के दिन पड़ने वाले व्रत की पारण सूतक और ग्रहणावधि में नहीं की जाती। ग्रहण समाप्त होने पर ही पारण की जानी चाहिए। चंद्र ग्रहण यदि अर्धरात्रि के बाद समाप्त हो तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके व्रत की पारण की जानी चाहिए। यदि चंद्रमा ग्रस्तात हो तो पुनः चंद्रोदय होने के उपरांत ही अन्न ग्रहण करने का निर्देश मिलता है। जहाँ तक सूर्य ग्रहण का प्रश्न है तो ग्रहण के उपरांत ही व्रत की पारण की जाती है। यदि पारण करने वाले दिन सूर्य ग्रस्तास्त हुआ है तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके सूर्य के दर्शन के बाद कर व्रत की पारण की जानी चाहिए। मित्रों, उपाक्रम ग्रहण काल में नहीं किया जाता। यदि इन उपाक्रम वाले दिन ग्रहण हो तो गौण काल में उपाक्रम किया जाना चाहिए। धर्म शास्त्र में चारों वेदों के अनुयायियों के अलग अलग गौण काल बताए हुए हैं। मित्रों, ये था चंद्र ग्रहण पर आधारित एपिसोड। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि इसी आशा के साथ कि आप सबको यह एपिसोड अच्छा लगा, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।